हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका काफ़ी देर हैरानी से कुछ देर तक अपनी माँ को देखती रही। अनिका ने कुछ देर बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए स्वाति की ओर देखकर कहा, क्या वो आखिरी पावर ड्रग का डोज आपने खुद इंजेक्ट कर लिया? अनिका के सवाल पर स्वाति ने अनिका की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जहाँ तुम कहानी पूरी हुई ऐसा समझ रही हो, वहाँ से तो कहानी की असली शुरुआत हुई थी। मेरे दुश्मन मेरी जान के दुश्मन नहीं थे, वो पूरी दुनिया की जान के दुश्मन थे। वो मुझसे B16 पावर ड्रग का फॉर्मूला चुराना चाहते थे, मगर एक बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मैंने वो फार्मूला वहीं जला दिया था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मेरा एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए जितना बड़ा वरदान साबित हो सकता था, उतना भी बड़ा श्राप साबित हो सकता था। मगर मैंने आखिरी 3 डोज बचा रखे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे दुश्मन इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। मेरी मौत के बाद भी एक दिन जरूर वो तुम्हारे पीछे आएंगे और B16 पावर ड्रग का फॉर्मूला तुमसे चुराने की कोशिश करेंगे, जिसमें तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान को भी खतरा हो सकता था। हर चीज़ मैंने प्लान कर रखी थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए। मगर मेरी प्लानिंग फिर से मुझे ही धोखा दे गई। तुम जिसे मेरी मौत का दिन समझ रही हो, वह दरअसल मेरी मौत का नहीं, बल्कि मेरी नई जिंदगी का दिन था। मनाली में फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद मैंने तुम्हें गौतम गुलेरिया के हवाले कर दिया। मैं जानती थी कि वो सही आदमी नहीं था तुम्हारी परवरिश के लिए, मगर मैं ये भी जानती थी कि तुम मेरी बेटी हो। किसी न किसी तरह उसके जुर्मों को बर्दाश्त जरूर कर लोगी और वह तुम्हें कभी किसी दिन जान से ना मार दे। इसलिए मैंने डोगरा परिवार के साथ भी एक समझौता किया था, जिस समझौते के जरिए मैंने गौतम गुलेरिया और उसकी पत्नी मनीषा को मजबूर किया कि वह तुम्हारी कम से कम इतनी परवरिश तो करें कि तुम जिंदा रह पाओ। ऐसा करके ही मैंने तुम्हें खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की आंखों से कई साल दूर रखा। मैं जानती थी कि जिस दिन तुम बड़ी होगी, तुम्हारे अंदर जो बेहद कम मात्रा में मैंने पावर ड्रग इंजेक्ट किया था, वो एक दिन तुम्हारे खून के जरिए तुम्हारे बोन मैरो को इतना स्ट्रांग बना देगा कि एक दिन तुम्हारा बोन मैरो खुद B16 पावर ड्रग बनाने का एक तरह से मशीन बन जाएगा। मगर उस वक्त तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि तुम्हारी ताकत दुश्मनों तक जरूर पहुंचेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। इसके बाद की कहानी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मगर रहा सवाल मेरी मौत का, तो बात यह है कि जिसे तुम मेरी मौत का दिन समझती हो, उस दिन मैंने अपने आप को B16 पावर ड्रग यानी कि पावर ड्रग के आखिरी डोज से इंजेक्ट किया था। मैं जानती थी कि इंजेक्शन के लेने के बाद कुछ ही दिन में मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि अकेले ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर पाऊंगी। मगर B16 पावर ड्रग का आखिरी डोज लेने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन किंग या खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। अन्ना एका बड़ी ही हैरानी से स्वाति की बात सुन रही थी। अगर किंग और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन स्वाति के दुश्मन नहीं थे, तो फिर कौन था स्वाति का दुश्मन, जिसके कारण स्वाति ने अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल में गुजार दी थी, अपनी बेटी से दूर, अपने परिवार से दूर। इस तरह जंगल में जिंदगी बिताने का क्या मतलब हो सकता था? अनिका जानना चाहती थी कि आखिर स्वाति की जिंदगी, या यूं कहे कि उसकी मौत का सबसे बड़ा राज क्या था। अनिका का मन पहले से सवालों से घिरा हुआ था, पर अब उसके मन में इस तरह के कई सवाल उठने लगे थे और वो इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। इधर स्वाति धीरे धीरे पर्वत के शिखर पर बिल्कुल किनारे तक पहुंचने के बाद गहरी खाई की ओर देखने लगी। सरसराती हुई हवाएं स्वाति की साड़ी का पल्लू और स्वाति के बालों को लहराते हुए गुजार रही थी। स्वाति को महसूस हो रहा था कि वह वक्त जो उसके हाथों से छूट गया था, वो भी कुछ इसी तेजी से उसकी आंखों के सामने से बीत रहा था। अनिका ने स्वाति के पास आकर पूछा, कौन है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन? स्वाति ने सवाल सुनने के बाद अनिका की ओर देखा। इस बार स्वाति की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। यह चमक पहले की चमक से बिल्कुल अलग थी। अनिका ने जब भी स्वाति की आंखों में इससे पहले देखा था, उसे स्वाति की आंखों में प्यार और अपने लिए ढेर सारी फीलिंग्स नजर आई थी। मगर इस बार स्वाति की आंखें कुछ और बयान कर रही थी। अनिका इसी बारे में सोच रही थी। उसके मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। कुछ देर अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद स्वाति ने मुस्कुराकर अनिका से कहा, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी मैं खुद। मेरे ही आविष्कार ने मुझे इतना ताकतवर बना दिया था कि एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैंने तुमसे कहा था ना, बुराई का अंत अच्छाई से होता है। ये बात तो पक्की है, मगर कभी कभी अच्छाई इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो खुद बुराई में बदल जाती है। मैंने एक गहरी प्लानिंग के जरिए तुम्हें मनाली में छोड़कर अपने दुश्मनों को ये साबित करने में लग गई कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी हूँ, ताकि वो लोग हमेशा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दे। मौत की आड़ में तुम पर नजर बनाए रखने की कोशिश करने लगी, जिसमें काफी हद तक मुझे कामयाबी भी मिली। मगर B16 पावर ड्रग के इंजेक्शन के कुछ दिन बाद मेरे शरीर में वो बदलाव आए कि मेरा शरीर आम लोगों से बिल्कुल अलग हो चुका था।
मैं अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान महसूस करने लगी थी, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर। जो एंटिटी कंपनी मैंने लंदन में रहते हुए स्थापित की थी, उसके लिए मैंने कुछ ऐसी प्लानिंग की कि रातों रात वो कंपनी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। मैं अपनी सारी प्लानिंग किसी न किसी तरीके से रेखा तक पहुंचा दिया करती थी। दुनिया के बाकी लोगों की तरह रेखा को भी लगता था कि उसकी दीदी हमेशा के लिए मर चुकी हैं, मगर किसी न किसी तरह से एंटिटी कंपनी के लिए ही की हुई प्लानिंग रेखा तक पहुंचाने लगी, जिसके बाद एंटिटी कंपनी की शोहरत आसमान की ऊंचाई छूने लगी। स्टॉक ब्रेकिंग हो, शेयर बाजार हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं चुटकियों में हर इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती थी, सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से। बूढ़ा किंग, जिसे दुनिया पर राज करना था और जिसे दुनिया पर उसे बादशाह कायम करनी थी, वो नेचुरल डेथ नहीं मरा था, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। मैंने समझा लिया था कि किंग को मारने के बाद दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मैंने बुराई का अंत कर दिया, मगर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो शायद किंग के साथ जो हुआ उससे भी ज़्यादा बुरा था और भयानक था। B16 पावर ड्रग ने मुझे अंदर से बहसी बना दिया था। मैं नहीं जानती थी कि कब मेरे अंदर झुलस रही बदले की भावना हमेशा के लिए जुनून में बदल चुकी थी। मैंने हर इंडस्ट्री से इतना बेशुमार पैसा कमाया कि मानो ऐसा लगने लगा था जैसे दुनिया का सारा पैसा मेरे पास अलग अलग बैंक अकाउंट में था और दुनिया पैसे से खाली हो रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। 20 साल पहले जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसकी वजह शायद मैं ही थी। हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे। छोटे मोटे देश इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण बैंकक्रप्ट के कगार पर आ गए थे। यहाँ तक कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। एक ऐसी सिविल वॉर हुई जिसमें कई लोगों की जान गई। सैकड़ों लोग एक दूसरे का गला काटने लगे थे सिर्फ एक रोटी के लिए। मैं ये सारे पैसे, सारी शोहरत अपने लिए नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारे लिए चाहती थी, रेखा के लिए चाहती थी, उन सारे लोगों के लिए चाहती थी जिनसे मैं प्यार करती थी, या मैं जिनसे प्यार करना चाहती थी, उनके परिवार वालों के लिए चाहती थी। मगर मुझे नहीं पता था कि अपने परिवार को सुख देने की इतनी बड़ी कीमत मासूम लोगों को चुकानी होगी। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसका पश्चाताप मैं आज तक यहाँ कर रही हूँ। मैं जिसे ताकत समझती थी, वो दरअसल एक ऐसा हथियार था जो मुझे तो सुरक्षा देता था, मगर लोगों की जान लेता था। अगर शहर में रहती तो अपनी ताकत और अपनी काबिलियत के चलते मैं जरूर किसी न किसी ऐसी परेशानी समाज में रहने वाले लोगों के लिए खड़ी करती जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता। ये दुनिया तबाही की कगार पर आकर खड़ी हो जाती। इस दुनिया को अपने आप से बचाने के लिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर देना ही ठीक समझा। दुनिया की नज़र में तो मैं वैसे भी मर चुकी थी। तुमने भी बिना माँ के जीना लगभग सीख ही लिया था। मैंने कई बार सोचा मैं अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, मगर ये भी इतना आसान नहीं होने वाला था। मैंने एक बार इतनी वादियों से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, मगर मेरी किस्मत में मुझे मरना भी नहीं दिया। शरीर इतना ताकतवर बन चुका था कि ऊंची पहाड़ियों से गिरने के बाद अगर तभी मैं अपनी सांसें छोड़ देती तब तो कोई बात नहीं थी, मगर गिरने के बाद भी मुझ में कुछ सांसें बची थी। और तो और शरीर इतना ताकतवर बन चुका था कि कुछ ही दिनों में मेरे शरीर में फिर से जान लौट आई। कुछ सांसों के जरिए ही मेरे शरीर ने मेरी ज़िंदगी के साथ मेरी कड़ी जोड़ ली। मेरा आविष्कार अब मेरा श्राप बन चुका था। कुछ दिन जंगलों में रही तो यहाँ के जंगली जानवरों की भाषा सीख गई, उनके साथ बातचीत करना सीख गई। आज मैं उनकी सिग्नल समझती हूँ, वो मेरे सिग्नल समझते हैं। यहाँ रहने के बाद कुछ ही दिनों में मेरा दिमाग उनके दिमाग के साथ कनेक्ट होने लगा और ये जगह मुझे बेहद रास आ गई। तब से मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। यही मेरा परिवार है। इन्हें ना पैसों की भूख है और ना दुनिया पर कब्जा करने की लालच है। ये सिर्फ सुबह उठते हैं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए और पेट की भूख मिटाने के बाद सो जाते हैं और बाकी बचे वक्त में अपने परिवार के साथ ढेर सारा प्यार करते हैं। तब मेरी समझ में आया कि ये दुनिया कुछ ऐसे ही है। हर माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सुबह घर से बाहर निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और फिर से सो जाते हैं। अगले दिन वही जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए। और इस दुनिया को इसी तरह से चलने रहना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या मेरी वजह से इस दुनिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि ताकत होने का यह मतलब नहीं होता कि तुम दुनिया को बदलने निकल पड़ो। ताकत होने का यह मतलब होना चाहिए कि दुनिया जैसे चलनी चाहिए इस तरह से चलाने के लिए लोगों की मदद करो। बाकी ऊपर वाले ने जिसके नसीब में जो लिखा है वही उसके साथ होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इंसान बनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम सब अपनी अपनी ताकतों और अपनी अपनी कमजोरियों के हाथों मजबूर हैं। ऊपर वाले ने हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को जैसा बनाया है, इस तरह उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने अपने शरीर और अपने दिमाग को बदलने की गलती की, जिसकी सजा मैं आज भुगत रही हूँ और शायद मेरी वजह से कहीं ना कहीं तुम भी मेरी सजा भुगत रही हो। आविष्कार तब तक अच्छा लगता है जब तक वह इंसान को इंसान बनाए रखने में
वो इंसान की मदद करे। अगर कोई आविष्कार इंसान को बदलकर उसकी मदद करती है, इसका मतलब यह होता है कि वह आविष्कार आविष्कार नहीं बल्कि ऊपर वाले के खिलाफ बगावत है। अपने आप को खत्म करने की भी जब मैंने कोशिश की तो मैं अपने आप को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मुझे और जीना था। ताकतवर होने के बावजूद मैं मजबूत बनकर जिंदगी जी रही थी, क्योंकि मेरे नसीब में यही लिखा था। हम सबको अपने हिस्से की खुशियाँ और दुख सहने हैं। इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। मैंने सबसे बड़ी गलती की इस दुनिया का मसीहा बनकर, और अब वक्त आ गया है कि अपनी की हुई सारी गलतियों को मैं सुधारूं। स्वाति मल्होत्रा की पूरी कहानी सुनने के बाद अनिका बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ की किस्मत को किस तराजू में तोड़ ले। स्वाति के बारे में अनिका ने काफ़ी कुछ सुन रखा था, अपनी नानी से, किशन मामा से, अंजलि मामी से। स्वाति एक ऐसी लड़की थी कॉलेज के ज़माने में जिससे बाकी सारी लड़कियों को काफ़ी जलन महसूस होती थी। अनिका ने जब भी स्वाति की तारीफ़ें सुनी थी, वह उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद किसी अपने के खोने के दुख में और अपने प्यार में लोगों उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे, खासकर जब वह इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं था। मगर आज अनिका ने खुद स्वाति के मुंह से अपनी कहानी सुनी, तब उसे इस बात का यकीन हुआ कि स्वाति सचमुच कोई साधारण लड़की नहीं थी, मगर उसकी काबिलियत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। स्वाति फार्मास्यूटिकल और मेडिकल साइंस में एक चमत्कारी बदलाव लाने वाली थी। यह बात अनिका ने कई लोगों से सुन रखी थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ ने सालों पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसा आविष्कार किया था जो आविष्कार ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जो आविष्कार दुनिया की भलाई के लिए किया जाने वाला था, उसने स्वाति की पूरी ज़िंदगी और दुनिया उजाड़ कर रख दी। अनिका काफ़ी देर तक स्वाति के चेहरे के हाव भाव पढ़ती रही। इतना कुछ कहने के बावजूद स्वाति के चेहरे पर न तो अनिका को कोई पछतावा नजर आ रहा था और न ही किसी की कामयाबी की खुशी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति अभी भी कुछ सोच रही थी। वह अभी भी किसी प्लानिंग में थी, एक ऐसी प्लानिंग जो शायद स्वाति सालों से करती आ रही थी। अनिका ने स्वाति से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ अब आप अपने ही किए को कैसे सुधार सकती हैं? अनिका ने जैसे ही ये सवाल पूछा, स्वाति ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस पर्वत की चोटी पर बनी लकड़ी की लिफ्ट के पास ले जाने लगी। लकड़ी की लिफ्ट में कदम रखने के बाद स्वाति ने उसका दरवाजा बंद कर लिया और लिफ्ट के बगल में रखी रस्सी को खोल दिया। जैसे ही नीचे की झील से बहते पानी का प्रेशर लिफ्ट के साथ जुड़े हुए पहिए पर लगी बाल्टियों पर पड़ने लगा, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब अनिका लिफ्ट से ऊपर आई थी, तब अनिका कुदरत के बीचों बीच बने इस तकनीकी आविष्कार को काफ़ी हैरानी से देख रही थी। मगर इस बार अनिका ज़्यादा बेसब्र थी यह जानने के लिए कि आखिर स्वाति का अगला कदम क्या होने वाला था। जब लिफ्ट पर्वत से उतरकर जंगल के बीचों बीच उतरी, तो स्वाति लिफ्ट का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे वापस घने जंगलों के बीचों बीच बने अपने मकान की ओर कदम बढ़ाने लगी। अनिका ने देखा कि जैसे ही स्वाति धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, एक के बाद एक जंगली और खतरनाक जानवर स्वाति के पास आकर बड़े ही प्यार से स्वाति के पैरों पर अपना सर सहलाने लगे। स्वाति भी बड़े ही प्यार से जंगली जानवरों के सिर पर अपने हाथ बड़े ही प्यार से फेरने लगी और धीरे धीरे अपने मकान की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका के कदम लिफ्ट के पास ही जम गए थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे इन जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हुए स्वाति के पीछे जाना चाहिए या नहीं। जब स्वाति कुछ कदम आगे चलकर रुकी, तब स्वाति को एहसास हुआ कि अनिका काफ़ी पीछे रुक गई थी। स्वाति ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, आ जाओ। ये सभी जानवर जरूर जंगल में रहते हैं, मगर यह इतने खतरनाक है नहीं जितना तुम इन्हें समझ रही हो। यह बिना किसी की दुश्मन के किसी पर हमला नहीं करते। इंसानी आदत अब तक इन जानवरों को नहीं लगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सभी मेरे दोस्त हैं और ये जानते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए आज से तुम भी इन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। बिना डरे आगे बढ़ो। ये सब जितने मेरे दोस्त हैं उतने तुम्हारे भी दोस्त हैं। अनिका धीरे धीरे अपने कदम स्वाति की ओर बढ़ाने लगी। कुछ देर बाद अनिका ने देखा कि सारे जंगली जानवर अनिका की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहे थे। अनिका को उनकी आंखें काफ़ी खतरनाक लग रही थी, मगर अनिका जानती थी कि जानवरों की आंखें चाहे कितनी भी प्यार से भरी हों, मगर कुदरत ने उन आंखों में एक ऐसी ताकत दी थी जिसे आम इंसान देखकर हमेशा डर जाता था। पुराने दिनों में ये कहा जाता था कि जानवरों की आंखें ही वह चीज़ थी जिनकी वजह से इंसान जानवरों के करीब नहीं जा सकता था। उनकी आंखों में देखते ही इंसान डर और खौफ के मारे अपने कदम पीछे हटा लेता था, और इसलिए उन दिनों में इंसान और जानवर एक दूसरे से अलग रहकर भी इस पृथ्वी पर अपनी अपनी ज़िंदगी बड़े ही आराम से काटते थे। मगर जब से इंसानों के हाथ में हथियार नाम की ताकत आ गई थी, तब से लेकर अब तक इंसान और जानवरों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। अनिका भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी। जानवर कभी जानबूझकर किसी इंसान पर हमला नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे अनिका खतरनाक जंगली जानवरों के बीच से रास्ता बनाते हुए स्वाति तक जा पहुंची। सारे जंगली जानवर भी बड़े ही आराम से स्वाति और अनिका के साथ मकान के अंदर जाते हुए दिख रहे थे। जब अनिका अपनी माँ के साथ मकान के अंदर पहुंची, तब अनिका ने देखा
कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से लगा हुआ था। स्वाति ने अनिका को डाइनिंग टेबल, जो कि जंगल की लकड़ियों से बना हुआ था, उस पर बैठाते हुए उससे कहा, यहाँ कुछ ऐसे फल और ऐसी सब्जियां हैं जो तुम्हें सिर्फ यहीं पर मिलेगी। इंसान का शरीर 5 धातुओं से बना है और इन फलों और सब्जियों की खास बात यह है कि इनमें कोई मिलावट नहीं, जैसी कुदरत ने बनाई है बिल्कुल वैसे ही है। और उनका स्वाद इसलिए इतना अच्छा होता है क्योंकि इन सब्जियों और इन फलों के साथ कोई छिड़कानी नहीं की गई है। अक्सर इंसान इन चीज भूल जाता है कि कुदरत की किसी भी चीज के साथ छिड़कानी करने पर कुदरत इंसान से नाराज हो जाता है और इस नाराजगी के रूप में इंसान को तरह तरह की बीमारियां और पूरे विश्व को बड़े बड़े एपिडेमिक से गुजरना पड़ता है। अनिका के लिए अब स्वाति की बातें काफी ज्यादा मतलब रखने लगी थी। स्वाति अनिका से जो कहना चाहती थी वह अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी, मगर अनिका की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति अपने अतीत को कैसे सुधारना चाहती थी। स्वाति ने अनिका से कहा, अब वक्त आ गया है वह अपनी सारी गलतियों को सुधारे। अनिका ने स्वाति से पूछा, अब आप क्या करना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने कोई गलती की है। आपने जो कुछ भी किया वह इस दुनिया और इंसान की भलाई के लिए किया था, मगर अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई है उसे अब सुधारा कैसे जा सकता है? अनिका ने जब स्वाति से ये बात की तो स्वाति मुस्कुराकर अनिका की प्लेट में खाना परोसने लगी। स्वाति ने अनिका की प्लेट में कुछ फल और बड़ी ही नेचुरल तरीके से बनाई गई सब्जियां रखे और कहा, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बताती हूँ। अनिका की नजरें स्वाति पर गड़ी हुई थी। धीरे धीरे प्लेट में रखे हुए फल अपने मुंह में रखकर अनिका स्वाति की ओर देखने लगी। स्वाति ने अनिका के ठीक सामने एक पुराने पेड़ की जड़ से बनाए गए टेबल पर बैठते हुए कहा, मैं अपनी ही हुई गलतियों को तो सुधार नहीं सकती, मगर मेरी वजह से आने वाले दिनों में तुम कोई गलती ना करो उसे जरूर रोक सकती हूँ। स्वाति की यह बात सुनकर अनिका बड़ी ही हैरानी से स्वाति को देखने लगी। अनिका ने अपने मुंह में निवाला रखते हुए स्वाति से पूछा, क्या गलती होने वाली है मुझसे? स्वाति ने अनिका से कहा, कुछ ऐसी गलतियां जो तुम जानबूझकर नहीं करोगी, मगर अपने दिल के हाथों और अपने परिवार के हाथों मजबूर होकर कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम एक काफ़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, बिना माँ के पली हो। तुमने इस छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ देख लिया है कि अब जिंदगी में अगर किसी भी मुसीबत का सामना तुम्हें करना पड़ा तो तुम्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जो हमारे परिवार तक पहुँच सकती है, पर जब परिवार की बात आती है तो ताकतवर से ताकतवर इंसान भी टूटकर बिखर जाता है, जैसे मैं हुई थी। जो ताकत मेरे जरिए तुम्हारे अंदर आई है वह ताकत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। तुम्हारी ताकत को कब्जे में करने के लिए इस दुनिया में कई खतरनाक लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। आज कोई पड़ा है तो कल कोई और होगा। इस दुनिया में जब तक लालच है तब तक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की भूख किसी न किसी इंसान के दिल में जरूर उठेगी, और जिस इंसान के दिल में यह भूख होगी वह इंसान तुम्हारा दुश्मन होगा। वह दुश्मन शायद तुम्हारे सामने भी होगा मगर तुम पहचान नहीं पाओगी, और जिस दिन तुमने मजबूती से अपनी ताकत अपने दुश्मन के हवाले कर दी उस दिन से ये दुनिया तबाही और चलने लगेगी। अनिका इस बार स्वाति की बातें पूरी तरह समझ पा रही थी। स्वाति ने अनिका को समझाते हुए कहा, तुमने नागमणि के बारे में तो सुना ही होगा। जो नागमणि को अपने ही मुंह से उगलता है वह नाग अपनी पूरी जिंदगी उस नागमणि की रक्षा करने में गुजार देता है, क्योंकि अगर वह नागमणि किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जिसके दिल में लालच अपना घर कर रखा हो, वह इंसान उस नागमणि की मदद से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तुम ये समझ लो कि यह B16 पावर ड्रग भी एक नागमणि है, और हमें अपनी ज़िंदगी देकर भी इस नागमणि को किसी इंसान के हाथ लगने से बचाना है। B16 पावर ड्रग तुम्हारे खून से हासिल किया जा सकता है, और यह बात अब तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए अगर इस दुनिया को B16 पावर ड्रग की खतरनाक ताकत से बचना है तो मुझे उस ताकत की जड़ को ख़त्म करना होगा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका फटी हुई आंखों से स्वाति को देख रही थी। स्वाति ने मुस्कुराकर अनिका की ओर देखा और कहा, इस जिंदगी में मैं तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया, मगर इसके अलावा मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे क्या समझोगी यह तो पता नहीं। तुम इस जन्म में या आने वाले जन्म में मुझे माफ़ कर पाओगी यह भी मैं नहीं जानती, मगर मुझे माफ़ कर देना। आज मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ वह शायद इस दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती, मगर इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे यह करना होगा। मैंने जिस आविष्कार को जन्म दिया था उस आविष्कार से दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए मुझे तुम्हें मिटाना होगा। स्वाति की बात सुनकर अनिका हैरान होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्वाति की इस बात का क्या जवाब देती, वह क्या रिएक्ट करती। अनिका फटी हुई आंखों से बस कुछ देर तक स्वाति को देखती रही। स्वाति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नजर आ रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ का असली रूप क्या था। वह क्या चाहती थी?
क्या वह V16 पावर को इस दुनिया से ख़त्म करने के लिए हमेशा के लिए अनिका को ख़त्म करने वाली थी? अनिका ने स्वाति की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या करना चाहती हैं आप? क्या आपको इस बात का डर है कि कल को अगर कोई दुश्मन जाकर मेरे परिवार का खतरा बन जाता है तो मैं मजबूर होकर उनका खून उससे दे दूंगी, जिससे वह V16 पावर ड्रग हासिल कर सके? और इसलिए आज आप उस ड्रग को ही जड़ से ख़त्म कर देना चाहती हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में इस दुनिया पर खतरा बन सके। अगर आप दुनिया को बचाने के लिए यह करना चाहती हैं तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था वह मुझे कैसे मारना चाहती है। अनिका की बात सुनते ही स्वाति अपनी जगह से खड़ी हुई और लकड़ी की छोटे से पुल से होते हुए एक कमरे में गई। स्वाति जब बाहर आई तब अनिका ने देखा कि स्वाति के हाथों में एक इंजेक्शन है। स्वाति धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आई। फिर से स्वाति ने अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुमने जन्म लिया था वह दिन मेरे लिए शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मेरा यकीन मानना, जब मैंने तुम्हारी मासूम और निर्दोष आंखों में पहली बार देखा था वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। मगर आज जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली हूँ तब भी मुझे उतनी ही खुशी महसूस हो रही है जितनी उस दिन हो रही थी। स्वाति धीरे धीरे अपने हाथों में इंजेक्शन पकड़कर अनिका की ओर आ रही थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था, जिस माँ को वो इतने सालों के बाद मिली थी वो माँ अपने हाथों से अनिका की जान लेने वाली थी। अनिका की ठीक सामने अनिका की मौत खड़ी थी। जैसे ही स्वाति अनिका के पास आई, अनिका ने स्वाति के हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, आपने ही मुझे जन्म दिया था और आज आप मेरी जान ले लोगी तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि आपको इस बात का डर है कि मेरी रगों में बह रहा V16 पावर ड्रग अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाता है जो उसकी मदद से दुनिया को तबाह करने का इरादा रखता है तो इस दुनिया को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं खुद ही यही चाहूँगी कि मेरे साथ साथ दुनिया पर मंडरा रहा ये खतरा अभी हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। मगर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे आप एक माँ थी वैसे आज मैं भी एक माँ हूँ। जाने से पहले एक बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरी ये रिक्वेस्ट पूरा कर सकती हैं? अनिका की बात सुनते ही स्वाति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इंजेक्शन पर उंगलियां फिराते हुए स्वाति ने अनिका से कहा, बिल्कुल मुझ पर गई हो तुम। जिंदगी में से ज़्यादा तुम्हें अपनी ममता प्यारी है। बिल्कुल मेरी परछाई हो तुम। मगर माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। जिस बेटी के लिए मैंने ये सारी दुनिया हासिल की थी और जिस बेटी के लिए मैं दुनिया जीतना चाहती थी, आज उसी बेटी को दुनिया से विदा करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मगर मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगाऊं उससे पहले तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ। इस दुनिया के लिए तुम्हारी रगों में बह रहा V16 पावर ड्रग काफ़ी खतरनाक है और तुम्हारी मौत एकमात्र जरिया नहीं है जिसके सहारे से मैं V16 पावर ड्रग को इस दुनिया से मिटा सकूं। V16 पावर ड्रग तुम्हारी रगों में बह रहा है, ये बात सिर्फ तुम जानती हो, तुम्हारे दुश्मन नहीं। और तुम्हारे दुश्मन को V16 पावर ड्रग तक पहुंचने के लिए तुम्हारी यादों का सहारा लेना होगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगी, बस तुमसे यादें छीन रही हूँ। वो यादें जो ये जानती हैं कि V16 पावर ड्रग तुम्हारी रगों में बह रहा है। स्वाति की बात सुनकर अनिका के चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनिका ने स्वाति से कहा, ये आप क्या कर रही हैं? मुझसे मेरी यादें छीन लेंगी मतलब? ये सुन। स्वाति ने फिर से मुस्कुराते हुए अनिका को एक चेयर पर बैठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ होने के नाते तुम्हारी जान तो नहीं लूँगी, मगर मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे तुम्हारी यादें हमेशा के लिए छीन रही हूँ। आज के बाद तुम्हारे अतीत को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। मैं तुम्हें अपने परिवार के पास वापस तो भेज रही हूँ, मगर शायद तुम अब तुम्हारे परिवार को दोबारा नहीं पहचान पाओगी। ये इंजेक्शन तुम्हारी जान के लिए खतरा नहीं है, मगर ये तुम्हारे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे अतीत को मिटा देगा। तुम अपने बच्चों से, अपने परिवार से ज़रूर मिलोगी, मगर रिश्ते तुम्हें नए सिरे से बनाने होंगे। तुम्हारे बच्चों को उनकी माँ जरूर मिल जाएगी, मगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए अपने दिल में ममता को फिर से जगाना होगा। ऐसा करना सिर्फ ज़रूरी है ताकि अगर कल कोई दुश्मन तुम तक पहुंचकर तुम्हारे जरिए V16 तक पहुंचने की कोशिश करे तो तुम किसी मजबूरी में आकर भी अपने दुश्मनों को ये ना बता सको कि V16 पावर ड्रग को कैसे हासिल कर सकते हैं। माफ़ कर देना मुझे, मेरे एक आविष्कार ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, मगर मेरा यकीन मानो, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब तुम तुम्हारे परिवार के पास फिर से लौट जाओगी तब तुम्हारी यादें तुम फिर से बना लेना। अनिका ने जब स्वाति की पूरी बात सुनी वो हैरान रह गई। अनिका ने धीमी और अटकती हुई आवाज़ में स्वाति से पूछा, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? मैं जानती हूँ कि आपको इस दुनिया की फ़िक्र है और शायद आपकी वजह से आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यादें छीनने से अच्छा है कि आप मेरी सांसें छीन लीजिए। उस ज़िंदगी का क्या मतलब जहाँ एक माँ अपने बच्चों के सामने होते हुए भी अपने बच्चों को ना पहचान सके।
अनिका के चेहरे की उदासी देखकर स्वाति ने कहा, बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दिल ममता से भरा होना काफ़ी नहीं है, कभी कभी माँ का होना ही बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसलिए पहले कि अनिका कुछ सोच पाती है या समझ पाती, स्वाति ने इंजेक्शन की सुई अनिका के हाथ में लगा दी। धीरे धीरे इंजेक्शन का पूरा लिक्विड अनिका की रगों में दौड़ने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी। अनिका की सांसें भी धीमी होने लगी थी। अनिका के सामने खड़ी स्वाति अब अनिका को कुछ धुंधली धुंधली लगने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए अनिका ने स्वाति की ओर देखकर भारी आवाज में पूछा, अगर मैं अब सब कुछ भूलने ही वाली हूँ तो क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगी? स्वाति बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, पूछो, क्योंकि अब जो भी मेरा जवाब होगा वो भी तुम्हारे अतीत के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम जब नींद में जागोगी तब तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अनिका की सांसें धीमी पड़ रही थी, मगर अनिका अपनी सांसों को और तेज करके बुझती हुई आंखों से स्वाति से पूछने लगी, अब आप क्या करोगी? अनिका का सवाल सुनकर स्वाति के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। स्वाति ने बड़ी ही प्यार से धीमी आवाज से अनिका से कहा, मैंने तुमसे नागमणि की बात की थी ना, जिस नाग ने मणि को अपने मुंह से उगला है वो नाग पूरी जिंदगी फन फैलाकर अपनी मणि की रक्षा करता रहेगा। यही मेरा धर्म है और यही मेरी जिंदगी का मकसद। स्वाति का चेहरा और भी धुंधला होने लगा था। तेज सांसें लेने की कोशिश कर रही अनिका की अब सांसें और भी ज्यादा धीमी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे अनिका की आंखें बंद होने लगी। कुछ ही सेकंड में अनिका की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। सुबह के 5 बजे का वक्त था। रोहित अपने कमरे की बालकनी में यहाँ वहाँ टहलते हुए सिगार फूंक रहा था। एस्ट्रे में कई सारे सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे। रोहित की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई दिनों से रोहित सोया नहीं था। सिगार के एक के बाद एक कश लगाते हुए रोहित बस मन ही मन सोचता रहा कि अनिका की तस्वीरें के साथ उसे जो मैसेज मिला था आखिर वो सच भी था या नहीं। अनिका अगर सेफ थी तो फिर उसके शरीर पर इतने सारे जख्मों के निशान कैसे बने थे? अगर अनिका को किडनैप करने वाले इंसान ने अनिका के सेफ होने का मैसेज भेजा था तो अब तक उसने कोई डिमांड क्यों नहीं रखी थी? और अगर किडनैप करने वालों को कोई डिमांड रखनी ही थी तो आखिर अनिका की किडनैपिंग हुई क्यों थी? ये सारी बातें रोहित के दिमाग में एक के बाद एक घूमने लगी थी। सुबह का वक्त था मगर अभी भी आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। मारवा हाउस में सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी बालकनी में खड़े रोहित को सिक्योरिटी गेट पर कोई तेज हलचल होती नजर आई। रोहित बड़े ही ध्यान से अपनी बालकनी से सिक्योरिटी गेट की ओर देखने लगा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड काफी शोर मचा रहे थे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुबह सिक्योरिटी गेट पर क्या हुआ था जो सिक्योरिटी गार्ड इतना शोर मचा रहे थे। तभी रोहित ने देखा कि गेट से एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर मारवा हाउस की बिल्डिंग की ओर जा रहा था। रोहित को बालकनी में खड़ा देखकर सिक्योरिटी गार्ड रोहित की बालकनी के ठीक नीचे आया और हाँफते हुए रोहित से कहने लगा, साहब जल्दी नीचे आइए, जल्दी नीचे आइए और वहाँ गेट पर देखिए कौन है। ये कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से गेट की ओर दौड़कर चले गया। रोहित भी काफी हैरान था। रोहित तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियां उतरकर मारवा हाउस के बाहर निकल गया। जैसे जैसे रोहित के कदम सिक्योरिटी गेट की ओर बढ़ने लगे, रोहित ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। जैसे रोहित सिक्योरिटी गार्ड पर पहुंचा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, साहब देखिए, वो सामने एक कार खड़ी है। रोहित हैरानी से मारवा हाउस की प्राइवेट रोड पर खड़ी कार को देखने लगा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, साहब अचानक हमने देखा कि वह मेन रोड से अचानक एक गाड़ी मुड़ी और हमारे बंगले की ओर आने लगी। हम सब भी हैरान हो गए कि इतनी सुबह सुबह कौन हमारे बंगले की ओर आ रहा है, मगर देखते ही देखते कार की स्पीड कम हो गई। फिर अचानक वो कार धीमे धीमे चलने लगी। हम सबको किसी खतरे का अंदाजा हुआ, इसलिए हम लोग एकदम अलर्ट हो गए। हमने अपनी अपनी बंदूकें भी कार की ओर तान ली, मगर कार बिना रुके धीरे धीरे बंगले की तरफ बढ़ने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद वो कार अचानक ही बंगले से कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गई। रोहित हैरान होकर फिर से उस कार की ओर देखने लगा। सामने एक बड़ी सी काली गाड़ी दिखाई दे रही थी। कार का शीशा काली होने की वजह से अंदर कौन बैठा है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था। रोहित ने देखा कि कार के दरवाजे के पास रोहित के कुछ सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक पकड़कर खड़े थे। तभी रोहित के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, साहब आप आइए एक बार जरा देखिए। रोहित भी हैरानी से कार की ओर देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे कार की ओर जाने लगा। जब रोहित कार के पास पहुंचा तो कार की खिड़की के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, साहब जरा देखिए, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेम साहब बैठी हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित दौड़कर ड्राइविंग सीट की विंडो के पास आया। रोहित ने देखा कि स्टीयरिंग पर अपना सर रखकर अनिका ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ी थी। अनिका को इस हालत में देखते ही रोहित ने कार का दरवाजा खोला और अनिका को जगाने के लिए स्टीयरिंग व्हील से उसके पीछे की तरफ करके कहने लगा, अनिका क्या हुआ तुम्हें? अनिका तुम ठीक तो हो ना? आंखें खोलो अनिका।
मगर काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद अनिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। रोहित धीरे धीरे अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए अनिका को जगाने की कोशिश करता रहा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को क्या हुआ था। अनिका के चेहरे पर कहीं घावों के निशान तो नजर नहीं आ रहे थे, मगर ये बात रोहित की समझ के बाहर थी कि अगर अनिका बेहोश थी तो फिर वो कार ड्राइव करके यहाँ तक कैसे पहुंची थी, और अगर कार ड्राइव करते करते अनिका को चोट लगी थी तो फिर अनिका के चेहरे पे कोई निशान क्यों नहीं था। रोहित जोर जोर से अनिका को आवाज़ देकर अनिका को जगाने की कोशिश करता रहा, मगर काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद अनिका ना तो होश में आई और न ही उसने अपनी आंखें खोली। तभी रोहित के बगल में खड़े गार्ड ने रोहित की ओर देखकर कहा, साहब, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मगर एक बार जरा देख लीजिए मैडम की सांसें चल रही हैं या नहीं। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा।